हाँ जी, सो लेट्स गो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंपनीज एक्ट 2013। फाउंडेशन में काफी डेप्थ में है ये, बट मैं आपको बता दूं जब आप इंटर में जाओगे तो इससे भी ज्यादा डिटेलिंग रहेगा। तो देयर इट इज, कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले सबसे पहले यहां पर हम लोग जो है ये किस पर एप्लीकेबल है वो तो पढ़ लें। सर कंपनीज एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून किस पर एप्लीकेबल है वो तो पढ़ना पड़ता है, वो तो पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये कानून एप्लीकेबल है उन कंपनियों पर जो रजिस्टर्ड है इस कंपनीज एक्ट में। इसका मतलब है 2013 वाले, या कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर, कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। जैसे 1956 का भी लॉ था, बीच बीच में लॉ में अमेंडमेंट्स और बड़े बड़े चेंजेस आने लग जाते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं 1956 का भी लॉ था। तो कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर या प्रीवियस किसी कंपनी एक्ट के अंदर, उसके ऊपर इसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। क्या सर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी होते हैं? हाँ। एक चीज समझिएगा, यहां पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नॉर्मली ना एक इंश्योरेंस एक्ट और अर्डा एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इंश्योरेंस कंपनीज पर भी अप्लाई होंगे, पर जहां पे इंश्योरेंस रेगुलेशंस एक्ट कुछ बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, वहां इंश्योरेंस कंपनीज पर इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बहुत स्पेसिफिक है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, राइट। सेम चीज बैंकिंग कंपनीज पर भी अप्लाई होगा। पर अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है और बैंकिंग बैंकिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है वो कुछ बोल रहा है, तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग कंपनीज पर लागू होगा, वरना नॉर्मली कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिएगा। सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक्चुअली 2003। तो ये एक्ट कंपनीज पर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर अगर कुछ इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक झगड़ा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, तो कौन सा माना जाएगा एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक एक्ट है। ठीक है ना? हाँ सर। सर समझ में आता है बात हमें, सर बात समझ में आता है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन था कि कंपनीज एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था बाबू कि कंपनीज एक्ट जो है सारी कंपनियों पर रजिस्टर्ड है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस कंपनीज लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर से, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हर वो कंपनी जो इस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। सर बात समझ में आता है हमें। और किस पर एप्लीकेबल है? इंश्योरेंस कंपनीज पर, बैंकिंग कंपनीज पर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर, उस हद तक जहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट न जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अर्डा या इंश्योरेंस एक्ट कुछ कह रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, तब जो मोर स्पेसिफिक एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट वो एप्लीकेबल होगा। पर जहां तक बात है उन कंपनीज की जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है प्रीवियस, उसमें तो पूरा का पूरा ही कंपनीज एक्ट का चलने वाला है, उसमें तो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का ही चलने वाला है। पहले आओ थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सरफेस लेवल बात करें। देखो, इस चैप्टर में दो लेवल का डेप्थ है, दो लेवल का डेप्थ है। एक है सरफेस लेवल। सरफेस लेवल मतलब ऊपरी बातचीत, जो तुम लोग अगर सुनोगे, है ना, और मैं तुमको खाली समझा दूंगा, तो मैं आधे रात में भी तुमसे पूछूंगा तो तुम सही जवाब दोगे। फिर जब डेप्थ वाला पोर्शन आएगा ना, वहां हम लोग बैठ के लर्निंग स्टार्ट करेंगे। पर पहले एक कंपनी का फीचर डिस्कस कर लेते हैं, ये अपने लोग 11 12 में भी पढ़े हैं। सबसे पहली बात, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। कंपनी के असेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज मेंबर्स के असेट्स और मेंबर्स की लायबिलिटीज नहीं है। कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है, दो जिस्म एक जान नहीं है। कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट। याद रखेंगे आप लोग। पहली फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे बात करेंगे सर आप, आगे बात करेंगे आप सर, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे मतलब टोटल चले जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलते रहेगा। अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो एक फॉर्मल प्रोसीजर है लिक्विडेशन का, वाइंडिंग अप का। वो लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप की प्रक्रिया से ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। देयर इज नो अदर वे, वरना कंपनी चलते रहेगा।
और कंपनी में नेचुरल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर्स है, आप अगर आपका डेथ हो गया तो नेचुरली आपके नेक्स्ट जनरेशन के पास, आपके जो लीगल एयर्स होंगे, आपके जो नॉमिनी होंगे, उनके पास बाय नेचुरल मींस शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पर मैंने एलएलपी के टाइम कहा था कि ऐसा नहीं है, एलएलपी में ट्रांसमिशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात, अरे भाई कोई भी इंसान कंपनी में कंपनी का फॉर्मेशन ही क्यों करेगा, इस फीचर की वजह से, नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक मेंबर जितने पैसे लाता है या जितनी गारंटी लेता है कि लाएंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उसका लायबिलिटी वहीं तक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रिलायंस का 5 लाख का शेयर्स है और मैंने रिलायंस को अभी तक 3 लाख रुपया दे रखा है, कल को अगर कंपनी बंद होने आई तो मेरे से 2 लाख रुपया ही मांग सकते हो, भले ही रिलायंस के ऊपर 200 करोड़ का लायबिलिटी रहे, 2000 करोड़ का लायबिलिटी रहे, 2 लाख करोड़ का लायबिलिटी रहे, मुझको नहीं मतलब है। मैं तो यार 5 लाख का शेयर होल्ड कर रहा था, 3 लाख हो गया तो मैं केवल 2 लाख का ही रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन कैरी कर रहा हूं। हाँ सर, समझ में आता है बातचीत। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? फोर्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेम फीचर मैं एलएलपी में भी बताया था आप लोगों को अभी इसके पहले। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम पर जो है केसेस रिसीव कर सकता है, यानी सू कर सकता है, या कंपनी को सू किया जा सकता है जस्ट लाइक अ पर्सन। पर आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि कंपनी का शादी थोड़ी होता है और कोई ह्यूमन को एक्ट करना होगा फॉर द कंपनी, इसीलिए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोलते हैं हम लोग। सर, बात हमें समझ में आता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। भी ना, बहुत सारी चीजें हैं जो अब मैं आपको बताऊंगा, सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड केस लॉज भी बताऊंगा। सेपरेट लीगल एंटिटी सबको समझ में आ गया क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है एक कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग एंटिटीज है, दो अलग अलग एंटिटीज है, याद रखिएगा, है ना? हाँ सर। आओ, अब तुमको एक मजेदार केस बताते हैं। केस लॉ सुनना चाहोगे? हाँ सर, सुनना चाहेंगे। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या बोले सर? मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बोलो बोलो बोलो। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका एक और केस है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन। सलमान भाई नहीं, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, उसके ऊपर भी हम आएंगे। पर पहले यहां पर आओ, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकौरा, काफी बच्चे लोग इसको मकारा बोलते हैं, मकारा नहीं है, मकौरा है। तो मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सिंपल में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। सिंपल शॉर्ट में केस को खत्म करते हैं। हुआ क्या था कि एक इंसान एक कंपनी खोलता है, ठीक है, एक कंपनी खोलता है, बढ़िया बात है सर। क्या चीज का कंपनी था? टिम्बर का, लकड़ी का, लकड़ियों का। अब इसने क्या किया, जो कंपनी का स्टॉक था, कंपनी का स्टॉक, कंपनी के पास तो टिम्बर रहेगा, लकड़ियां रहेंगी कंपनी के पास, वुड रहेगा कंपनी के पास, कंपनी विल हैव द स्टॉक ऑफ टिम्बर। दिस मैन मकौरा, व्हाट ही डिड वाज, उसने इस स्टॉक को अपने नाम पर इंश्योरेंस करवा लिया। कंपनी के स्टॉक को अपने नाम पर इंश्योरेंस करवा लिया। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद स्टॉक में आग पकड़ लिया, टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गया। तो एम बोला कि मेरा कंपेंसेशन लाओ। एम बोला कि मेरे को कंपेंसेशन दो, आग लग गया मेरे स्टॉक पे। कोर्ट ने बोला मकौरा, यू आर अ मकारा। क्यों? क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं का मतलब तुम्हारा ओनरशिप राइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक किसका है? कंपनी का। इंश्योरेंस किसको कराना चाहिए था? किसके नाम पे कराना चाहिए था? कंपनी के नाम पे कराना चाहिए था। तुमने किसके नाम पे कराया? खुद के नाम पे। पर तुम और तुम्हारी कंपनी तो सेपरेट है, तो तुमको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने वाला, निकल लो। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। याद हो जाना चाहिए, केस लॉ का नाम और फैक्ट सही बताने से मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। पूछते हो सर बताइए कैसे लिखे, हमेशा याद रखो, केस लॉ का रेफरेंस दोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और याद तो क्लास में ही हो रहा है यार, कम ऑन। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी। इस केस में क्या हुआ था फिर से बताता हूं। तो मकौरा नाम के आदमी ने एक टिम्बर कंपनी खोली, उस कंपनी का जो स्टॉक था उसने अपने नाम पर इंश्योरेंस करवा लिया।
जब उस टिम्बर का डिस्ट्रक्शन हुआ, आग लगा, तब उसने क्लेम किया कि लाओ मुझको पैसे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ मैक्सिमम ये करेंगे कि तुम जो प्रीमियम भर रहे थे वो प्रीमियम चलो तुमको वापस कर देते हैं, ये ठीक है। बट तुम क्लेम मांग लोगे हमसे, मेरे से क्लेम ले लोगे, आई एम सॉरी बाबू, वो नहीं मिलने वाला। क्या ये क्लियर है क्या? कम ऑन यार, क्लियर है क्या? सब कोई को क्लियर है क्या? क्या बात हो रहा है बताओ ना, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि क्लियर है, फटाफट बताओ यार। इससे इससे एवरीवन, इससे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो चक्कर था वो इस्टेब्लिश होता है। यस सर। सर बात समझ में आता है सर। वेरी गुड अंकुर, केवल आपका रिस्पॉन्स बाकी है, बाकी मैंने सारे स्टूडेंट्स का देखा। ओके, तो चलो ठीक है, यहां तक सर समझ में आता है। तो मक्कोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ? बेसिकली मक्कोरा नाम के आदमी ने स्टॉक इंश्योर कर लिया, लेकिन कंपनी ने कहा तुम और कंपनी अलग हो। तो ये स्टॉक किसका था? कंपनी का। किसके नाम पर इंश्योर्ड होना चाहिए था? कंपनी के नाम पे, क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हारा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्टॉक इज नॉट तुम्हारा स्टॉक। ओह सर समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है, बोलो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है लोग आएंगे जाएंगे, कंपनी रहेगी। मूविंग ऑन, लिमिटेड लायबिलिटी, ये बढ़िया पॉइंट है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, यहां पर मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा अभी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, देखो तीन तरीके से इसको बांटते हैं। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जो शेयर्स का अनपेड वैल्यू है, मान लो 100 रुपया पर शेयर है, कंपनी ने आपसे 60 रुपीज पर शेयर लिया, तो 40 रुपीज पर शेयर कंपनी आपसे कभी भी मांग सकती है। ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बाद में आएगा टाइप्स ऑफ कंपनीज में, डेफिनेशन में अपने पढ़ेंगे। सेक्शन 2 का बहुत सारा क्लॉजेज है, तो उन क्लॉजेज में ये कवर हो जाएगा। खैर जो भी है, फिर होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये बड़े बढ़िया है समझना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है ना, हर मेंबर, हर पर्सन जो कंपनी का मेंबर होता है ना, उसमें क्या होता है, वो एक लायबिलिटी अंडरटेक करता है। एग्जाम्पल, उसने कहा 5 लाख, तो कल को अगर कंपनी बंद होती है तो वो कंपनी को 5 लाख देगा। लेकिन एक फर्क जानते हो क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक फर्क है। पहले बात तो कॉमन है कि दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है, पर एक फर्क जानते हो क्या है? बोलो ना सर, हम लोग सुन रहे हैं। फर्क ये है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में वो कंपनी जब चाहे, लिक्विडेशन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम आपसे पैसा मांगे जरूरी नहीं है। वो कंपनी आपका जो भी बकाया राशि बाकी है, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया में से 60 आपने पे कर दिया, तो 40 तो सर बाकी है, कंपनी जब चाहे आपसे मांग सकती है। पर दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि वाइंडिंग अप अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप 5 लाख रुपया मेंबर से जो उन्होंने गारंटी लिया था पे करने का, वो खाली वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मांग सकते हो, जब मन तब नहीं मांग सकते। ये फर्क है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो सर फिर कोई ऐसा कंपनी खोलेगा क्यों? हाँ तो नहीं खोलेगा ना, कोई नहीं खोल रहा है। पहले एक तो कंपनी था एमवे करके, वो एमवे करके कंपनी हुआ करता था अनलिमिटेड, पर वो भी बाद में लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया था, तो वो ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। कोई खुद ही उड़ता हुआ तीर क्यों लेना चाहेगा? तो देर इज नॉट अ सिंगल कंपनी वेयर आई कैन गिव दैट एग्जांपल, ठीक है ना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कंपनी के पास जैसे एक पर्सन के पास राइट्स है, वैसे ही कंपनी के पास राइट्स है। एक पर्सन केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है, कैन बी सूड, can own property, can sell property, can dispose property, can hold property, whatever it can, like just like a person can do it, a company can also do that, right? तो ये चीज है सर। आर्टिफिशियल इसलिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंपनी वोट थोड़ी कर सकता है इलेक्शंस में, तो वो सब चीजें हैं, फर्क है। हाँ, कॉमन सील है। कॉमन सील का मतलब आपको पता है कि कंपनी का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जहां कंपनी अपना एक तरीके से हामी भर रहा होता है या ना बोल रहा होता है, सो दैट इज व्हाट इज अ कॉमन सील, या दैट इज व्हाट इज कंटेन्ड विद इन अ कॉमन सील। अब आते हैं मजेदार कॉन्सेप्ट पर, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके पहले यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? और एक केस लॉ अभी तक हुआ है, क्या नाम है इसका? मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सबका रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ता हूं। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। वेल का मतलब क्या है सर? वेल का मतलब होता है पर्दा। वेल का मतलब होता है पर्दा। वेल का मतलब होता है पर्दा, घूंघट, कुछ भी सोच ले भाई। अब फर्क क्या है?
लॉजिक क्या चल रहा है, बात को समझते चलना है ना। कॉर्पोरेट वेल, अच्छा अभी के लिए एक बात समझ लो ना, वेल को एक घूंघट की तरह सोच लो, एक दीवाल है। क्या है? दीवाल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब समझना, एक दीवाल है। अभी रुको, दीवाल क्रिएट कर देते हैं, एक मिनट दो मेरे को। ये लो, ये है दीवाल, ठीक है कि नहीं है? ये है दीवाल, या ये हाथ है दीवाल, ये हाथ है दीवाल। अब सुनना, अब सुनना, ये है कंपनी, मैं हूं मेंबर। ये है कंपनी, मैं हूं मेंबर, और हमारे बीच में एक दीवाल है। सर आप दिख नहीं रहे हैं, हाँ कैसे दिखेंगे, बीच में दीवाल है। तो अब जो इस कंपनी और मेंबर के बीच में ये दीवाल है, एक्चुअली में दीवाल नहीं, ये पर्दा है, क्योंकि वेल बोल रहे हैं। ये जो पर्दा है, इसका क्या इंपैक्ट होता है कि कंपनी का लायबिलिटी मेरी तरफ नहीं आ सकता, कंपनी का लायबिलिटी मेरी तरफ नहीं आ सकता। पर हां, कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं, कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं जहां इस दीवाल को, इस पर्दे को हटाया जाता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं जहां पे ये पर्दे को हटाया जाएगा, वो भी पढ़ेंगे। पर पहले कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या बोलता है? कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी सिंपली ये बोलता है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक दीवार है, एक एक पर्दा है, जिससे कंपनी की लायबिलिटी मेंबर तक फ्लो नहीं कर सकती। मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है, कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। सुनो, यहां पर एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट तुमको पागल बना सकता है। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, बच्चा लोग लिख के आ जाता है लिमिटेड। अरे गलत, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, कंपनी का लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होता है मेरे भाई। हाँ सर, इतना डेप्थ में तो सोचे ही नहीं कभी, अब सोचो, अब सोचो। चलो आओ अब, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। सर एक बार रीड कर ले, एक बार रीड करा दो सर प्लीज इंस्टीट्यूट के बुक से। ओके, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कांसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो मैं क्या बोल रहा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू कांसेप्ट दैट द मेंबर्स ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शंस। मैंने यही तो बोला था कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो मेंबर्स तक फ्लो ना करे, इसीलिए बीच में एक पर्दा है। उस पर्दे का नाम क्या है सर? उस पर्दे का नाम है कॉर्पोरेट वेल। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, क्लियर है क्या? यस सर। नहीं, अभी यहां पर सुनेंगे, अभी यहां पर सुनेंगे एक फेमस केस लॉ, ये आप लोग पढ़े हो, सेलोमॉन वर्सेस सेलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। सेलोमॉन वर्सेस सेलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, सेलोमॉन वर्सेस सेलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, सेलोमॉन वर्सेस सेलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। ये कॉर्पोरेट वेल का मस्त केस है। और यहां पर जो आपका जज था उसका नाम भी याद रखना, लॉर्ड मैकनॉटन। और ये सब याद रखना पड़ेगा, कुछ फिगर्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि सर जब एग्जाम में डिस्क्राइब करोगे तो मार्क्स बेटर आएगा, और क्या। इसलिए एक फिगर भी याद रखना, 38,782 पाउंड, 38,782 पाउंड, 38,782 पाउंड, 38,782 पाउंड, 38,782 पाउंड, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर फिर से तीन चीजें याद रखनी है, सेलेमॉन वर्सेस सेलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, सेलेमॉन वर्सेस सेलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, लॉर्ड मैकनॉटन जो उस समय जज था। और तीसरी बात, एक फिगर 38,782 पाउंड्स, 38,782 पाउंड, 38,782 पाउंड। सर याद हो गया, अब आप पॉइंट तो बताओ हुआ क्या इधर पे। तो बेसिकली यहां पे था एक सलमान भाई, सलमान भाई। अब ये जो सलमान भाई था या, इसने क्या किया था, बेसिकली एक कंपनी स्टार्ट किया, सारा खुद के नाम पे रखना था। पर क्योंकि पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहा था तो कम से कम 7 लोग शायद चाहिए होंगे, तो 7 लोग चाहिए थे। तो ये क्या किया ना, 7 सब्सक्राइबर लाया। कौन कौन? पहला बात तो इन एक कंपनी फॉर्म किया, सैलमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। उसमें खुद खुद शेयर्स लिया, मेजॉरिटी शेयर्स खुद लिया, वाइफ को शेयर्स दिया, 4 बेटे, 4 सन्स थे और एक डॉटर। गिनती कर लो, कितनी वाइफ, कितनी वाइफ थी? एक ठो वाइफ। कितने सन थे? 4 ठो। डॉटर कितनी? एक, एक ठो। तो यानी कि 6 और एक खुद 7, है ना? अब क्या हुआ, ये सबको एक एक शेयर बांट दिया, वो लोग को एक एक शेयर बांट दिया। और जिस कंपनी, अच्छा अब सैलमॉन का खुद का एक बिजनेस था, सैलमॉन का खुद का एक तो बिजनेस था। तो ये कंपनी सैलमॉन का बिजनेस को अक्वायर किया, ये कंपनी सैलमॉन का बिजनेस को अक्वायर किया, ये कंपनी सैलमॉन का बिजनेस को अक्वायर किया। बदले में क्या दिया?
फॉर 38,782। मतलब सैलमन ने कहा कि सुनो कंपनी, तुमको अगर मेरा बिजनेस खरीदना है, सैलमन ने क्या कहा, सुनो कंपनी, तुमको अगर मेरा बिजनेस खरीदना है तो मैं 38,782 चार्ज करूंगा। सैलमन ने कंपनी को कहा, कंपनी इसके बदले मैं तुमसे क्या ले रहा हूं, मैं तुमसे 20,000 शेयर्स ले रहा हूं 1 पाउंड का। मैं तुमसे डिबेंचर्स ले रहा हूं। अच्छा, डिबेंचर्स मतलब लोन, डिबेंचर्स मतलब एक अपना सिक्योर्ड लोन ले लिया ऑफ द कंपनी विच चार्ज। अच्छा, और कंपनी का असेट भी गिरवी कर दिया, मतलब सिक्योर्ड लोन, मतलब सिक्योर्ड लोन, और बाकी पैसा ये कैश में ले लिया। और वाइफ डॉटर, और ये कितनी वाइफ थी, एक वाइफ थी। डॉटर कितनी, एक। सन 4। तो अब ऐसा है, सबको एक एक शेयर मिल गया, तो पूरा हिसाब कर लिया। 38,782 क्या किया, क्या लिया बदले में, सोच बोलो तो। 20,000 शेयर लिया 1 पाउंड का। वाइफ और ये लोग सबको एक एक शेयर मिला। 10,000 का सिक्योर्ड डिबेंचर लिया, मतलब कंपनी का असेट ये गिरवी करवा लिया था। हाँ, अब कंपनी गई लिक्विडेशन में। अब कंपनी गई लिक्विडेशन में, मतलब कंपनी बंद हो गई। जब लिक्विडेशन होता है तो जितने बाहर वाले होते हैं यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं, जब कंपनी लिक्विडेशन होता है तो जितने बाहर वाले होते हैं यानी कि क्रेडिटर्स होता है। जब कंपनी बंद होता है तब जितने बाहर वाले होते हैं यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं। जब कंपनी बंद होता है तब जितने बाहर वाले होते हैं यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं। क्या कंपनी को उनका लायबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा क्या? अरे सर करना पड़ेगा ना। तो सलमोन क्या बोलता है, सबको साइड हटो, हम सिक्योर्ड क्रेडिटर है, मेरे पास कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, देखो हम कंपनी का असेट गिरवी रख रखे हैं, तो पहले पे मेरे को होगा 7,000 पाउंड। 7,000 पाउंड पहले मेरे को पे होगा। अब बाकी जो क्रेडिटर्स लोग थे उनको लगा बुरा, वो बोले यार ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली तो ये सलमोन का ही कंपनी है, और सलमोन खुद को ही उधार चुका रहा है, खुद का ही। ये लोग केस किए। आंसर ये आया, लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा कंपनी और सैलोमन अलग अलग लोग हैं, तो आप सैलोमन को गलत नहीं कह सकते। आप सैलोमन को गलत नहीं कह सकते। सैलोमन सही है, वो पहले खुद को ही पे करेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट वेल था, तो कंपनी का लायबिलिटी सैलोमन का लायबिलिटी नहीं है। कंपनी का जो 7,000 पाउंड का लायबिलिटी था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, वो सैलोमोन का लायबिलिटी नहीं है पर्सनली, तो वो फ्लो नहीं करेगा। ये था कॉर्पोरेट वेल जो मिस्टर सैलोमोन को बचाया। एक बार सर पूरा केस फिर से बता देते तो मजा नहीं आ जाता। ओके, सैलोमोन करके एक पर्सन था। ये भाई ने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की, सैलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड ने सैलोमोन का पर्सनल बिजनेस को अक्वायर किया। कितने रुपए में? 38,782 पाउंड में। बदले में सैलोमोन ने क्या लिया? सैलोमोन ने 20,000 शेयर खुद के लिए लिया, 10,000 का सिक्योर डिबेंचर लिया, ठीक है ना, कुछ पैसे कैश में लिए, और बाकी सारे अपने, एक तो वाइफ, एक, सन 4, और एक डॉटर, इन सबको एक एक शेयर ये भाई दिलवाया। जब कंपनी लिक्विडेशन पे आई तब ये पहले खुद को पे करने लगा। तो जब खुद को पे करने लगा तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे जिनका 7,000 पाउंड था, वो बोले खुद को पहले क्यों पे कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी तो सैलोमोन का ही है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सैलोमोन के पास 10,000 रुपए का, 10,000 पाउंड का डिबेंचर्स भी है, तो सैलोमोन खुद को पे कर रहा है, सही कर रहा है। सैलोमोन खुद को पे कर रहा है, सही कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? कुछ गलत नहीं कर रहा है। ओह, ये मामला है। यस सर, यस सर, यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये तो घूंघट है, घूंघट। क्या है बोलो? घूंघट है। कॉर्पोरेट वेल क्या है? एक घूंघट है। जो कंपनी और जो एक पर्दा है, एक पर्दा है। कॉर्पोरेट वेल क्या है बोलो? एक पर्दा है। कॉर्पोरेट वेल क्या है बोलो? कॉर्पोरेट वेल क्या है बोलो? कॉर्पोरेट वेल क्या है बोलो? एक पर्दा है जो किसके किसके बीच में है बोलो? कंपनी के बीच में है और मेंबर्स के बीच में। देखो ऐसा पर्दा। अब ये पर्दा कभी उठाया जा सकता है क्या? हाँ सर, सिलेक्टेड केसेस में उठाया जा सकता है। हाँ सर, सिलेक्टेड केसेस में ये पर्दा उठाया जा सकता है। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कब उठाया जा सकता है अब ये पढ़ेंगे। कब उठाया जा सकता है अब ये पढ़ेंगे। आओ सर पढ़ते हैं कब उठाया जा सकता है। आओ सर, ये पर्दा कब उठाया जा सकता है ये पढ़ते हैं अपने लोग। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, सबसे पहला केस,
5 केसेस है, मेनली 4 से 5 केसेस है। पहले ऊपर ऊपर से बताता हूं, फिर अंदर घुस के केस लॉ बताऊंगा सबसे रिलेटेड। सबसे पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, की वो एनिमी कंपनी का, एनिमी कंट्री का कंपनी से तो नहीं है। आई मीन जो कंपनी है वो एनिमी कंट्री का तो नहीं है। मैं बताऊंगा, एक एक केस बताऊंगा। कहीं वो कंपनी रेवेन्यू या टैक्स अवॉइड करने के लिए तो नहीं बना। कहीं वो कंपनी रेवेन्यू या टैक्स अवॉइड करने के लिए तो नहीं बना। तीसरा, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए तो नहीं बना। कहीं वो कंपनी कहीं वो कंपनी, यहां पे याद रखना, कहीं वो कंपनी कोई अदर बेनिफिट्स एजेंट बनाने के लिए तो नहीं बना कि कंपनी को एजेंट की तरह बना लो, या फिर वो लॉ का कोई प्रोविजन को डिफीट करने के लिए, या फिर वो लॉ का कोई प्रोविजन को डिफीट करने के लिए तो वो नहीं बना ना। ये देखा जाएगा। ये चीज के लिए अपने अभी यहां पर बात करेंगे। चलो अभी बात करते हैं सर, यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आओ एक एक करके समझते हैं। पहले एक बार समझते हैं, फिर इसके बाद इसका केस लॉ पढ़ेंगे, है ना। 5 केसेस है जहां कॉर्पोरेट वेल उठाया जा सकता है, यानी कि 5 केसेस है जहां पर कॉर्पोरेट वेल उठाया जा सकता है। 5 केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट वेल उठाया जा सकता है। अरे 5 केसेस है जहां पर ये कॉर्पोरेट वेल उठाया जा सकता है। वो पांचों केसेस अभी बताऊंगा, कायदे से सुन लेना। वो पांचों केसेस अभी बताऊंगा, एक एक करके सुनना। सबसे पहला केस पहले सिंपल में समझाता हूं, उसके बाद घुसूंगा लॉ के अंदर। सुनो कायदे से। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक बात बताता हूं। अच्छा, तुम लोगों को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था एनिमी कंट्री किसको बोलते हैं, जिसके साथ वॉर चल रहा होता है, जिसके साथ वॉर चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता चुका हूं ऑलरेडी। खैर, मान लो अभी के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ऐसे ही मान लेते हैं, नहीं चल रहा है, बात कर रहा हूं। वॉर चल रहा है तो पाकिस्तान एनिमी कंट्री हो गया, मतलब पाकिस्तानियों के साथ हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कोई कंपनी के साथ हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे। मैं किसी पाकिस्तानी के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। अब यार क्या करें। ओहो, आइडिया, आइडिया आया सर, आइडिया आया, आइडिया, आइडिया। एक काम करो सर, सारे पाकिस्तानियों जिनके साथ बिजनेस करना है ना, उनको बोलो कि इंडिया में एक कंपनी स्टार्ट करो, जो कि इंडियन कंपनी होगी। और मैं तो उस कंपनी के साथ बिजनेस करूंगा, तो मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूं मैं तो इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा था, पाकिस्तानियों के साथ नहीं। हाँ, अब गवर्नमेंट बोलता है बेटा बेसी होशियार मत बनो, इस केस में हम लोग कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे। अगर ये पता लगा कि ये जो कंपनी फॉर्म हुआ है बस इस वास्ते हुआ है कि वो जो एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस वाला प्रोविजन था वो डिफीट कर सके, तो फिर सरकार हटाएगी ये घूंघट, सरकार हटाएगी ये पर्दा और देखेगी कि पीछे में कौन थे। ओ माय गॉड, ये तो दुश्मन लोग थे, सारे के सारे पाकिस्तानी है ये लोग। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हो, ये वाला केस है डिमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, यही हुआ था। डिमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर में बस वो एनिमी कंट्री दूसरा था यहां पर। डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, अरे बोलो। डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, नीचे रबर का एक और कंपनी आएगा, तब कंफ्यूज मत होना। डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, डिमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। सर अभी तक कितना केस लो याद हो गया, 3 हो गया ना, 3 हो गया ना। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, सेल्मन वर्सेस सेल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। कब? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अरे कब? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि कहीं वो एनिमी कंट्री का तो नहीं। ओह, क्या समझ में आया। इस केस में कोर्ट ये नहीं देखेगा कि सेपरेट है, कि ये जो पाकिस्तानी ओन कर रहे हैं इंडियन कंपनी को और इंडियन कंपनी दो अलग अलग है, नहीं। तब इंडियन कंपनी को हटा के देखा जाएगा, उस वेल को हटा के देखा जाएगा कि ये लोग कहीं एक बहाना तो नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एवरीवन क्लियर है नहीं क्लियर है? कम ऑन। मैं रिवाइज कराऊंगा सब, समराइज कराऊंगा सब। दूसरा केस, ये जर्मनी और ये सबसे रिलेटेड था। अभी यहां पर आते हैं ना सर, यहां पर सुनना। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, ओ माय गॉड, इसमें एक तो मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं, एग्जाम में आ रहा है, जाओ जाओ, पेपर लीक हो गया, ओ माय गॉड, बता दिया। डिनशॉ मानिक जी पेटिट, याद रख लो। हालांकि जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी है, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी है, पर ये समझ लो दिनशॉ मानिक जी पेटिट तो आ रहा है एग्जाम में।
आओ, दिनशॉ मानिक जी पट्टिट के ऊपर केस लॉ आ रहा है एग्जाम में, बोल दिया हूं, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू। अब देखो, दिनशॉ मानिक जी पट्टिट वाला एग्जांपल समझ लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। क्या होता था ना, ये जो दिनशॉ मानिक जी पट्टिट थे, इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा था तो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम भी ज्यादा था, वेरी गुड। अब अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम एक आदमी का ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये क्या किए, ये क्या किए, इन्होंने पांच पांच सात कंपनी खोल ली। दिनशॉ मानिक जी पट्टिट ने, दिमाग देखो, पांच सात कंपनीज खोल लिया। दिनशॉ मानिक जी पट्टिट में क्या हुआ था बेसिकली, कि ये जो दिनशॉ मानिक जी पट्टिट था, इसका बहुत सारा इनकम था। कैसे? बाई डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था तो डिविडेंड और इंटरेस्ट आएगा। अब हुआ क्या, इन्होंने, यार इनको टैक्स बेसी देना पड़ता था, इन्होंने क्या किया, छह सात कंपनियां खोल दी। अब किया क्या, अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो उन कंपनियों के नाम कर दिया, कंपनियों से बदले में शेयर्स ले लिया, कंपनियों के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंपनी से बदले में शेयर्स ले लिया। अब अब वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनकम आता था, कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इनकम आता था, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के नाम पे है, वो इनकम को ये लोन की तरह कंपनी से ले लेते थे। लोन पर कोई टैक्स है नहीं और छह सात कंपनियां हैं तो टैक्स लायबिलिटी हमेशा नीचे आता था, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट होता है वो बढ़ गया सात कंपनियों के लिए, टैक्स अवॉइड हो गया। फिर पता जब लगा असेसिंग ऑफिसर को कि ये जो कंपनियां रियल में कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है, इनका तो मुख्य रोल ये है कि ये लोग टैक्स इवेड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि टैक्स लिमिट बढ़ जाता है ना, इसलिए। लेकिन अगर सरकार का लॉस है, सर बच्चे लोग पूछ रहे हैं, सर ये गलत भी तो नहीं है, बुद्धि लगा के किया, क्या खराब है सर? अरे सरकार को टैक्स से मतलब है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। कुछ भी गवर्नमेंट के आंख में गलत है, अगर तुम कुछ भी बुद्धि लगाओ पर उससे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उस बुद्धि को तोड़ देगी तुम्हारी। गवर्नमेंट ने कहा इस केस में ये जो दिनशॉ मानिक जी पेटिट है और कंपनी है, ये अलग अलग एंटिटीज नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वेल यहां पर हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि ये तो बस एक जरिया है टैक्स बचाने का, कंपनी तो बस एक जरिया है टैक्स बचाने का, इसलिए कॉर्पोरेट वेल हटा के असली कैरेक्टर देखो पीछे क्या चल रहा है। किसको किसको समझ में आया? कम ऑन एवरीवन, किसको किसको क्लियर है? कम ऑन एवरीवन, राइट सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। चलो 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 चलो, फिर से चलो। तीसरा, ओ माय गॉड, टू अवॉइड अ लीगल ओब्लिगेशन, टू अवॉइड अ लीगल ओब्लिगेशन। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, मैं बता दे रहा हूं। अभी अपने लोग टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू में क्या क्या केस पढ़े? दो केस लॉस पढ़े। क्या पढ़े? बोलो बोलो। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अरे बोलो। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और दिनशॉ मानिक जी पेटिट। आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड अ लीगल ओब्लिगेशन, बोला था एक रबड़ का आएगा केस, तब मत परेशान होना। इसका नाम क्या है? वर्कमैन इंप्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब वर्कमैन उस कंपनी का वर्सेस द कंपनी। कंपनी का नाम क्या? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या चक्कर है यहां पर? समझो क्या चक्कर है यहां पर, समझो तुम लोग। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का क्या होता था ना, कंपनी का क्या होता था, बहुत सारा इनकम था। अब जब कंपनी का इनकम बहुत होता था तो जो वर्कमैन थे उनको बोनस भी बेसी देना पड़ेगा। अब बेसी बोनस देना ये लोग का मन नहीं था। कंपनी ने क्या किया पता है? एक सब्सिडियरी कंपनी खोल दिया और अपना इनकम उसको ट्रांसफर कर दिया। तो बोला अब हम लोग क्या करें, वर्कमैन, हमारा तो इनकम है नहीं, ये तो सब्सिडियरी का इनकम है। और वर्कमैन लोग होशियार, वर्क
मैंने लोग केस फाइल किया और पता लगा कि ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी, ये खाली जो कंपनी का ऑब्लिगेशन था वर्कमैन को बोनस देने का, उसको अवॉइड करने के लिए फॉर्म किया गया था कि वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, तो इनकम कम दिखेगा क्योंकि दूसरी कंपनी को इनकम ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से फॉर्म हुआ है। तो ये यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ कंपनी सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए फॉर्म की जा रही है। ओह सर, हमें बात समझ में आ गया। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मजेदार केस, मजेदार केस। अच्छा, पहले यहाँ पे तीनों केस लॉस पढ़ लेते हैं ना, पहले केस लॉस तीनों पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहला का एनिमी कंट्री वाला है ना, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, बोलो बोलो, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, प्रोटेक्ट टैक्स रेवेन्यू, दो है, जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और दिनशा मानिक जी पेटिट, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर कंपनी लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट, 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 मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट। क्या हुआ था यहां पर? अरे यार, एक कंपनी थी जिसको बोला गया कि तुमको अब इस चीज का लाइसेंस नहीं मिल सकता, कोई प्रोविजन उसने वायलेट किया था इसीलिए वो बैन हो चुका था, उसको लाइसेंस नहीं मिलता कोई पर्टिकुलर बिजनेस को करने का। उसने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी या दूसरी कंपनी खोली, क्योंकि हम पे बैन है उस पर थोड़ी बैन है, और बोला तुम ले लाइसेंस जाके, तुम ले लाइसेंस जाके। कोर्ट ने कहा अजीब आदमी हो, जो तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारी सब्सिडियरी या तुम्हारी ओन्ड कंपनी भी नहीं कर सकती ना। ओह, ये देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनी का लाइसेंस था, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल्स बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। मैंने कहा था ना कि ट्रांसपोर्ट कंपनी खुद के नाम पर लाइसेंस नहीं ले पा रही थी, तो उसने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी के नाम पर लेने का कोशिश किया। तो पाया गया कि यहां तो तुम बस एक जरिया ढूंढ रहे हो, तुम्हारे ऊपर से जो बैन है, रेस्ट्रिक्शन है, उसको अवॉइड करने का, नहीं कर सकते। आ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। और फाइनली फिफ्थ केस, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, improper conduct or to defeat law, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, improper conduct or to defeat law, है ना, फॉर्मेशन टू एक्ट एज एजेंट, फॉर्म फॉर improper conduct or defeat law, है ना, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू प्रोटेक्ट टैक्स रेवेन्यू और लिफ्टिंग ऑफ, और टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, टैक्स रेवेन्यू जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, दिनशा मानिक जी पेटेड, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, formation of subsidiaries to act as agents, merchandise transport limited versus british transport commission, merchandise transport limited, bolo, merchandise transport limited versus british transport corporation commission, sorry, merchandise transport limited versus british transport commission, 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 merchandise transport limited versus british transport commission। ah और फाइनली कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। बदमाशी देखो क्या हुआ यहां पर, बताओ। इसमें लिखा नहीं है, मैं बताता हूं। गिलफ्रेड मोटर वर्सेस हॉर्न, गिलफ्रेड मोटर वर्सेस हॉर्न, गिलफ्रेड मोटर वर्सेस हॉर्न, इसमें क्या हुआ था मैं तुमको बताता हूं। देखो क्या हुआ था इसमें, बेसिकली मेरी कंपनी का गिलफ्रेड मोटर कंपनी का अपने इंप्लॉय हॉर्न के साथ एक अग्रीमेंट था कि हॉर्न 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 तुम मेरे साथ अग्रीमेंट कर लो कि तुम अगर हमारा बिजनेस को छोड़ोगे, मतलब तुम हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तुम छोड़ोगे, तो अप टू अ सर्टेन ईयर्स तुम सेम बिजनेस नहीं करोगे। हॉर्न महा होशियार, वो बोला ओके हम नहीं करेंगे, इट्स ऑल राइट। ये भाई जाके कंपनी फॉर्म कर दिया, और वो कंपनी वो बिजनेस स्टार्ट कर दी जो गिलफ्रेड मोटर कर रही थी। जब गिलफ्रेड मोटर ने केस किया तो हॉर्न ने कहा मैं कहां कर रहा हूं, मैं और मेरी कंपनी तो सेपरेट है, कंपनी कर रही है, कंपनी को पकड़ो। कोर्ट ने कहा बेटा हॉर्न,
जो तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारे थ्रू फॉर्म्ड कंपनी भी नहीं कर सकती। तुम यहां पर खाली लॉ को डिफीट करने के लिए, अग्रीमेंट को डिफीट करने के लिए कंपनी फॉर्म की हो और सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठा रहे हो। नहीं मिलेगा ये फायदा, नहीं मिलेगा ये फायदा, नहीं मिलेगा ये फायदा। अरे किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है यार? किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है यार? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बार फटाफट 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 जो है हम लोग, एक बार फटाफट जो है हम लोग समरी कर ले क्या? यस सर समरी कर लेते हैं, यस सर समरी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं, एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या बोलता है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक पर्दा रहता है जिसको वेल बोलते हैं, एक पर्दा रहता है जिसको बोलते हैं वेल। कंपनी की लायबिलिटी पर्दे की वजह से मेंबर तक नहीं आ सकती, कंपनी की लायबिलिटी पर्दे की वजह से मेंबर तक नहीं आ सकती। पर कितने केसेस है जहां पर यह पर्दा उठाया जा सकता है? 5 केसेस है जहां यह पर्दा उठ सकता है। पहला केस, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कहीं एनिमी कंट्री का तो नहीं। नंबर 2, जहां पर, अच्छा बाय द वे इसका केस लो क्या था? डेमलर कॉन्टिनेंटल, डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल, यस सर। नेक्स्ट केस डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। नेक्स्ट केस, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, दिनशॉ मानिक जी पेटिट और जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जब तुम टैक्स अवॉइड करने के लिए ये कर रहे हो। तीसरा, तुम अगर लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए फॉर्म कर रहे हो, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फोर्थ केस, जहां पर तुमने सब्सिडरी को बनाया एजेंट की तरह, जहां पर लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश कमीशन। और फाइनली, कंपनी जहां पे फॉर्म हुआ है इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए और लॉ को डिफीट करने के लिए, गिलफ्रेड मोटर वर्सेस हॉर्न। इन पांचों केसेस में कॉर्पोरेट लॉ को, कॉर्पोरेट वाइल को तोड़ा जा सकता है, पियर्स किया जा सकता है, देखने के लिए कि कहीं फायदा नहीं उठाया जा रहा हो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल तक क्लियर है? ओके फैंटास्टिक। चलो अब आगे बढ़ता हूं, चलो अब आगे बढ़ता हूं, देखते हैं अब आगे क्या चक्कर चल रहा है। हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट, है ना? तो देखो, कंपनीज को पढ़ने का ना बहुत सारा बेसिस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ, कहाँ गया यहाँ पर, साइज है, साइज है, स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी, कंट्रोल के बेसिस पर है, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिस पर है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, और अदर कंपनीज हैं, है ना? तो चलो एक एक करके जो है अपने लोग इसको पूरा को निपटाते हैं। आओ एक एक करके। स्टेटस पर है एक्टिव और डोरमेंट कंपनी, तो वो सब अपने कवर करेंगे अभी, शुरू से शुरू करेंगे बातचीत को। आओ, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अच्छा बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट इज अ इंडियन कंपनी, तो तुमको याद रखना है सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी मींस, इंडियन कंपनी मींस एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, खत्म। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, खत्म। चलो अब बात शुरू करता हूं। टू क्लॉज 20 बता दिया, 2 क्लॉज 20। जब भी डेफिनेशन होगा, मैंने बोला था सेक्शन के साथ सब सेक्शन नहीं बोलते हैं, सेक्शन के साथ क्लॉज बोलते हैं, है ना? सब सेक्शन तब बोलते हैं जब कोई कॉन्सेप्ट है या कोई प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहे हो, तब बोल सकते हैं, पर डेफिनेशन में ऐसा नहीं करते। चलो बात शुरू करते हैं, चलो अभी बात शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, सबसे पहले आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 2 सब, सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 22। यहां पर सुनना अब क्या है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब तुमको समझ में आई गया, मैं बताया था अभी ऊपर में। वो कंपनी जिसके मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स तक। मतलब अगर मेंबर्स ने फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक आपको पे कर रखा है, तो उसके बियॉन्ड कोई लायबिलिटी नहीं है। इधर देखो यहां पर, Section 2, Clause 22 defines that when the liability of members is limited, when the liability of members of a company is limited by its memorandum of association, when the liability of a members of a company is limited by its memorandum of association
to the amount if any unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. क्या बोला, फिर से बोलो. When the liability of members of a company, बोलो बोलो, when the liability of a company is limited by its memorandum of association, liability is limited by its memorandum of association. अरे liability is limited by memorandum of association to the amount if any unpaid on shares held by them, it is known as company limited by shares. To the amount if any unpaid on shares held by them, it is known as a company limited by shares. Oh, यहां पर लायबिलिटी कंपनी का अनलिमिटेड है, मेंबर का लिमिटेड है, ये याद रखना. आगे बढ़ते हैं. और एक बात और, कंपनी का असेट्स क्या मेंबर का असेट्स है? नहीं 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 नहीं. आगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 21. सर ये बड़ा अजीब है, शेयर्स बाद में, गारंटी पहले. एक्चुअली लॉ मेकर्स ने क्या किया होगा ना, मेरे हिसाब से इन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया होगा, ए बी सी डी ई ऐसे करके किया होगा. तो यहाँ पे कंपनी कंपनी तो आ रहा है. अब लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी में, तो अगर तुम लोग को एबीसीडी आता है, जो कि आता होगा, तो एबीसीडी ई एफ जी, जी पहले आता है, तो गारंटी पहले आता है और शेयर्स बाद में आता है. वही है ना, जैसे रोल नंबर अपना लगता था. तो शायद ये लॉजिक रहा होगा, शायद क्या पक्का यही लॉजिक रहा होगा, शायद क्यों बोल रहा हूँ. चलो तो बात करते हैं. पहले सेक्शन 2 क्लॉज 22 का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना. सेक्शन 2 क्लॉज 22 डिफाइंस दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, बोलो ना, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी is limited by its memorandum, is limited by its memorandum, is limited by its memorandum, when the liability of members of a company is limited by its memorandum, when the liability of a members of a company is limited by its memorandum to the amount any unpaid on the shares, to the amount any unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. When the liability of member is limited to the amount unpaid by the share, unpaid on the shares by the memorandum, it is known as company limited by shares. यही लिखा हुआ है. Section 2 clause 22 defines that when the liability of members of a company is limited by its memorandum, when the liability of members of a company is limited by its memorandum to the amount if unpaid on the shares held by them, to the amount if any unpaid on shares held by them, it is known as a company limited by shares. It is known as a company limited by shares. Oh, सर बात समझ में आ गया. His separate property cannot be encompassed to meet company's debt. His separate property cannot be encompassed to meet company's debt. His separate property cannot be encompassed to meet company's debt. His separate property cannot be encompassed to meet company's debt. Oh, चलो खैर इसका बात नहीं है. अब सेक्शन 2 क्लॉज 21 डिफाइंस इट एज द कंपनी. अच्छा यहां पर सुनो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अगर मेंबर का कुछ, मान लेना मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया था, 100 रुपया में 60 रुपया तुमने पर शेयर दे रखा है लिमिटेड बाय शेयर्स में, 40 रुपीज तुमसे कंपनी कभी भी मंगवा सकती है. ऐसा नहीं है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ही. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर एक गारंटी लेता है जो मेमोरेंडम में मेंशन रहता है. और अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है, कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही ये पैसा मंगाया जा सकता है जो लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर मेंशन्ड है. तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या बोलती है यहां पर देखिएगा, है ना. हाँ बोलिए सर. Section 2 clause 21 defines it as the company having the liability of members limited by the memorandum. Company having the liability of members limited by the memorandum. Company having the liability of its members limited by the memorandum. Company having the liability of members limited by the memorandum. ये उसमें भी सेम था. Company having the liability of its members limited by the memorandum. To the amount, to such amount. उसमें क्या था देखो, to the amount unpaid on the shares held by them, to the amount if any unpaid on the shares held by them. यहां पर क्या है, to such amount as the members may undertake by the memorandum to contribute to the assets in the event of winding up. मैंने कहा ना, to such amount as the members may agree to contribute in the event of being winding up, है ना. To such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Boom. Thus, the liability of member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा.
सर समझ में आ गया। दोनों में कॉमन क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है? एक का पैसा तभी मंगा सकते हो जब वाइंडिंग अप हो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, और दूसरे का कभी भी मंगा सकते हो। करेक्ट है। एक बार सेक्शन 2 क्लॉज 21 फिर लर्न करेंगे ना सर? समझेंगे नहीं सर, समझ तो आ ही रहा है। लर्न करेंगे सर क्लास में, आप लर्न करा रहे हो, सही है, थैंक यू। इधर पे ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 क्लॉज 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस इट एज द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट टू, मेमोरेंडम तक तो सेम था, टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट बीइंग वाउंड अप। अरे लर्न हुआ क्या? कम ऑन यार, ऑनलाइन ऑफलाइन, कम ऑन यार। ओके सर, ओके सर, ओके सर, आगे बढ़िए सर। सर आगे बढ़ते हैं ना सर, सर आगे बढ़ते हैं ना सर। तीसरी केस, तीसरा बात, अनलिमिटेड कंपनी। सर अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अरे भैया सुसाइड है और कुछ नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 92, सेक्शन 2 क्यों पता है ना 92 में क्यों गया? सोच पा रहा है अब? सोच पा रहा है? किससे शुरू हो रहा है? यू से, अल्फाबेटिकल। समझ आया? ये लॉजिक है। सेक्शन 2 क्लॉज 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मैंने बोला पहले एमवे था, अब ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, होगा भी तो मेरे को नहीं पता। देखो निकल लो यहां से तुम, ठीक है ना? अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, वाओ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्या था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी? क्या था सर? सर सेक्शन भी भूल गया हम लोग सर, सर हम लोग बोका है। सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 2 क्लॉज 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? जिसका लायबिलिटी, जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एक बार पढ़ लेते हैं। defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its member, not having any limit on the liability of its member। चार्ट में लिखो सब कोई, not having any limit on the liability of its members, not having any limit on the liability of its members। बोलो, not having any limit on the liability of its members, not having any limit on the liability of its members। चलो सर लर्न हो गया। आगे बढ़ते अब। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, बहुत इजी है। वन पर्सन कंपनी। अरे क्या होगा वन पर्सन कंपनी? नाम में ही जवाब है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सर कोई लॉ ही नहीं है जो रजिस्टर करे सोल प्रोप्राइटर को। सोचो एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को, हर्ष, हर्ष इस बात को समझेगा। हर्ष एक सिंगल पर्सन है हर तरफ से। अब हर्ष को एक बिजनेस करना है। हर्ष बोला हम सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा। हर्ष तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे पास अग्रीमेंट के लिए आएगा, हम तुमको सीरियसली लेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम भाग गया तो। तुम बोल रहा है मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, हम यहाँ के अजीमो शान शहंशाह। भाई तुम कहीं का भी शहंशाह, तुम अपने राज्य में जाओ। कल को कोई भी धोखा हुआ, हम किस लॉ के, तुम किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है क्या? हम कैसे तेरे पे ट्रस्ट करें ये बता दे, हम कैसे ट्रस्ट कर ले तेरे पास? लेकिन अब हर्ष, हर्ष मन मन में रो रहा है, उदास है। हर्ष को आया वन पर्सन कंपनी का आइडिया। इसमें हर्ष कंपनी फॉर्म कर सकता अकेले, यही है वन पर्सन कंपनी। where one person is its member which can start with one person as its member। सेक्शन ये बहुत रिसेंट है, 2013 लॉ, ये जो 10-11 साल पहले आया था वही लेकर आया। सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। क्या लर्न कराऊं? सेक्शन 2 क्लॉज 62 डिफाइंस वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी व्हिच वन पर्सन एज इट्स मेंबर, विद हाउ मेनी पर्संस? विद वन पर्सन एज इट्स मेंबर, विद वन पर्सन एज इट्स मेंबर, विद हाउ मेनी पर्संस? वन पर्सन एज इट्स मेंबर। यहां पर आप एक नॉमिनी असाइन कर देते हो एवरीवन। अगर आपको ओपीसी के बारे में और जानना है तो यहां पे आप एक नॉमिनी असाइन कर सकते हो। तो अगर वन पर्सन को कुछ भी होता है जो मेंबर था, तो फिर नॉमिनी टेक ओवर कर लेता है बिजनेस को, ठीक है ना? नॉमिनी असाइन करना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है, ठीक है ना? ओके सर, ध्यान से सुनना। मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है। अरे मिनिमम पेड अप कैपिटल तो सर ना पब्लिक कंपनी में है ना प्राइवेट कंपनी में। मिनिमम पेड अप कैपिटल तो ना पेड पब्लिक में। सर आप गलत पढ़ा रहे हो सर, सर गलत पढ़ा रहे हो। कैसे? अरे सर हम लोग 11-12 में कॉमर्स पढ़ते थे, तब सर मैडम जो पढ़ाते थे वो बोलते थे कि प्राइवेट कंपनी में 1 लाख है और पब्लिक कंपनी में 5 लाख है। आप कैसे बोलते हैं कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है प्राइवेट और पब्लिक में?
वो 10 साल पहले खत्म हो गया। तुम लोग शायद 10 साल पहले था 11-12 में। नहीं सर, सर और मैडम बोलते थे, तो सर और मैडम से अब लड़ जाना, बोल देना आशीष सर बोले हैं। आशीष सर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूछ लेना, लड़ जाना। वो लिमिट खत्म, अब कोई लिमिट नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिट कंपनी पे, तो जब प्राइवेट कंपनी पे नहीं है तो 1% कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी है, उस पर कैसे होगा? नो प्राइवेट, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ नहीं है, 1% मेंबर है। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन, मैंने बोला था ना नॉमिनी। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो गया तो वो मेंबर ऑफ द कंपनी बन जाएगा, वो 1% जो मेन पर्सन है वो बन जाएगा। और दूसरे पर्सन का रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए, जो कि आरओसी के पास फाइल होना चाहिए कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार। ओह, सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अगर उसका मन है कल को कि हमको नहीं रहना है बिजनेस में, नहीं रहना, निकल लो। और एक बात याद रखना, कौन 1% कंपनी बना सकता है? हर कोई एरा गैरा नट्टू गैरा नहीं, वो पर्सन जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एलएलपी में प्रीसीडिंग वर्ड नहीं था, भूलना मत। एलएलपी में क्या था? डेजिग्नेटेड पार्टनर में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? 2, जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया। पर रेसिडेंट इन इंडिया के लिए उसमें 120 दिन था, फाइनेंशियल ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं मेंशन था, इसमें है। अगर आपको 1% कंपनी फॉर्म करना है तो आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 डेज रेसिडेंट इन इंडिया होंगे, तभी आप एलएलपी तभी तभी आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, या तभी आप नॉमिनी बन पाएंगे। एम्प्लॉय की तरह आप वर्क कर सकते हो। हाँ वो सब ठीक है, ठीक है, चलेगा। एम्प्लॉय, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या ओपीसी एम्प्लॉय भी नहीं रख सकता? क्या एक ही आदमी को जाके झाड़ू भी लगाना पड़ेगा और बिजनेस डिसीजन भी लेना पड़ेगा? नहीं, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ अलाउड है। समझ गया, सब कुछ अलाउड है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अभी। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन कंपनी। तो आपको यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। मेंबर बने हो, 1% बने हो, एक ही एलएलपी के नॉमिनी बने हो, नॉमिनी बने हो तो भी एक ही एलएलपी के। एक साथ बहुत सारा एलएलपी नहीं खोल सकते, और एक साथ बहुत सारे एलएलपी के नॉमिनी भी नहीं हो सकते। ओह अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। माइनर भी नहीं बन सकता, ये तो सर समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया सर, सर समझ में आ गया। और याद रखना, सेक्शन 3 में क्या बताया गया है? सेक्शन 3 में बताया गया है सेक्शन 1 में कि ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अरे एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, क्या में बी प्रिस्क्राइब्ड? कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, नो लिमिट। समझ में आया? यस सर समझ में आया। ओपीसी सर समझ में आ गया सर, ओपीसी सर याद रह गया, ओपीसी याद रह गया। सेक्शन 2 क्लॉज 62, व्हाट इज ओपीसी? अ कंपनी फॉर्म विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर, खत्म। ओके आगे बढ़ते हैं सर। प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68, क्लॉज 68, क्लॉज 68, वहां 2 क्लॉज 62 था ओपीसी में, यहाँ पे है 2 क्लॉज 68। ये बताइए सर क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, यहाँ पे सुनना, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ प्रिस्क्राइब्ड है क्या? नो। 1 लाख 1 लाख मत लिखना, पागल समझेगा टीचर। नो, having such paid up capital as may be prescribed। बोलो बोलो, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल as may be prescribed। Private company means a company having minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer shares। ओए, restricts the right to transfer shares, restrict है, prohibit नहीं है। तुम लोग क्या सोचता है पता है कि प्राइवेट कंपनी वो होता है ना सर जो जिसका शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। गलत। अगर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते तो प्रोहिबिट वर्ड लिखा होता लॉ में, रेस्ट्रिक्ट लिखा है। अरे क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्ट। कर सकते हो ट्रांसफर, ट्रांसफर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, परमिशन लेना पड़ेगा ये वो। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। और यहां पर जो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। नहीं समझे? दो जिस्म एक शेयर होल्डर, नहीं समझे? मान लो ए और बी,
ए और बी मिलके कंपनी का कुछ शेयर होल्ड करते हैं ज्वाइंटली, तो इन लोग को सिंगल मेंबर माना जाएगा, दो मेंबर्स नहीं माना जाएगा। इफ यू ओन ज्वाइंटली शेयर्स, मान लो आपके पेरेंट्स कुछ शेयर्स आपके और आपके भाई के नाम पे ज्वाइंटली, एक ही तो शेयर था उनके पास ज्वाइंटली, तो आप और आपके भाई दो शेयर होल्डर नहीं माने जाओगे, सिंगल शेयर होल्डर माने जाओगे प्राइवेट कंपनी में, है ना? हाँ सर। और एक बात, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, या जो लोग पहले एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के और मेंबर्स भी थे कंपनी के, have continued to be members after the continuous seat shall not be included in the number of members। मतलब समझ में आया? ये जो 200 का लिमिट है, इसमें एक मजेदार बात बताऊं, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैं इंप्लॉय भी हूं और मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं, मैं इंप्लॉय भी हूं और कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं, मैं इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं होऊंगा। अच्छा, मैं पहले इंप्लॉय था, अब मैं इंप्लॉय नहीं हूं, सिर्फ शेयर होल्डर हूं, तब भी मैं 200 के लिमिट में काउंट नहीं होऊंगा। तो 200 के लिमिट में क्या काउंट होगा? अगर दो जन है जो ज्वाइंटली शेयर्स को ओन कर रहा है तो उनको एक माना जाएगा। पर अगर कोई पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट में अभी है पर साथ साथ मेंबर भी है, मतलब शेयर होल्डर भी है, तो उसको काउंट नहीं होगा, ये 200 का लिमिट में वो काउंट नहीं होगा। या सर एम्प्लॉय नहीं है, अब वो सिर्फ मेंबर है, एम्प्लॉय नहीं है, पर पहले था क्या? हाँ, तो वो भी काउंट नहीं होगा, ये 200 के लिमिट में वो भी काउंट नहीं होगा। अच्छा, तीन बातें हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, तीन बातें हैं। विच बाइट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, अरे बोलो, विच बाइट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, लर्न करेंगे, बोलो। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैविंग सच पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स तीन चीजें करता है। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, अरे क्या रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द राइट, प्रोहिबिट्स नहीं। शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात बता, अगर शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो फिर शार्क टैंक क्यों चालू होता? शार्क टैंक में नहीं बोलता है कि 10% लाओ, शेयर ट्रांसफर कर पा रहे हैं तब ना, वरना रेस्ट्रिक्टेड होता तो शार्क टैंक खुलता ही नहीं। फिर 1 करोड़ लेंगे, 10% दे देंगे, अरे भैया शार्क टैंक फिर क्यों होता? तो अलाउड है, पर वो स्पेसिफिक ऑफर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यही बोल रहा है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब जनरल ऑफर नहीं होना चाहिए, मतलब जनरल ऑफर नहीं होना चाहिए। मैं समाज में ये ढिंडोरा नहीं पिट सकता कि आओ आओ आओ, केडिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो है शेयर्स इश्यू कर रहा है, नहीं कर सकते। हाँ, पर मैं किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जिसको केडिया क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, अगर आना है, हाँ आजा भाई आजा, स्पेसिफिक ऑफर दे सकते हैं। जनरल ऑफर पब्लिक में ढिंडोरा नहीं पिटवा सकते, नो 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 नो। एक और चीज देखा, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर्स है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और यहां पर क्या है, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, यहां पे वर्ड सिक्योरिटीज है, मतलब ना तुम पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकते हो, ना पब्लिक को तुम डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हो। ओह सर, समझ में आया। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 है, मैक्सिमम 200 है, ये मैंने बता दिया तुमको। मजा तो तुमको अभी आएगा जब मैं पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बताऊंगा। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सबसे प्यारा डेफिनेशन है, मजा आ जाता है मेरे को पढ़ाने में। बोले क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 72, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, खत्म। Oh, which is not a private company. That's it. And having minimum paid up capital as may be prescribed. कुछ prescribed नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा तुमको समझ में आया? क्यों लिखा समझ में आया? अरे वो लोग बोल रहे हैं हम प्राइवेट कंपनी, तो अच्छे से समझा दिया ना तेरे को। तो जो उधर नहीं कवर हो रहा है वो ये है पब्लिक कंपनी। ये मत बोलना कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पागल लगोगे। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पूरा दे दिया लॉ, फिर बोला कि पब्लिक कंपनी बाकी सब है। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 71 समझ में आ गया। सर, एक और बात बता देते तो अच्छा नहीं रहता। मैं बोला बोलो क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है सर। सर स्मॉल कंपनी क्या होता है? छोटे में खत्म करूं, छोटे में खत्म करूं। स्मॉल कंपनी वो होता है, स्मॉल कंपनी वो होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक अमेंडमेंट आ चुका है तो ये डेफिनेशन चेंज हो चुका है। स्मॉल कंपनी क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 क्लॉज 85 में पहला बात तो पब्लिक कंपनी स्मॉल हो ही नहीं सकता। पब्लिक कंपनी को स्मॉल नहीं बोलेंगे, पब्लिक कंपनी को स्मॉल नहीं बोलेंगे। क्या पब्लिक कंपनी स्मॉल हो सकता है? नहीं, खत्म।
अगर कहीं पे लिखा है ना बदमाशी करेगा, पब्लिक कंपनी का पहचान है उसका वर्ड लिमिटेड से खत्म होता है, प्राइवेट कंपनी का पहचान है वो प्राइवेट लिमिटेड से खत्म होता है। तुम एक चीज समझ ले, अगर स्मॉल कंपनी है, अगर स्मॉल कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता, मतलब वो प्राइवेट कंपनी होगा, मतलब वो प्राइवेट कंपनी होगा। वो प्राइवेट कंपनी, अब सुन लो, वो प्राइवेट कंपनी जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, बोलो बोलो, जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो पेड अप कैपिटल था वो 4 करोड़, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो स्मॉल कंपनी है। सर सर सर, यहाँ पे तो लिखा डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि अभी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो यहाँ पर आ गया है 4 करोड़, turnover of which in the immediately preceding financial year does not exceed 2 करोड़ और such higher amount। तो मैं बोल तो रहा हूं, अब ये कितना हो गया है 40 करोड़, यहां पे लिखा हुआ भी है 40 करोड़ और 4 करोड़। तो नया वाला डेफिनेशन के हिसाब से सिंपल भाषा में खत्म करूं, सिंपल भाषा में खत्म करूं, 3 बात बोलूंगा, स्मॉल कंपनी समझ आ जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 85, 3 बातें हैं, सुन लो एक एक करके। पहला बात, पहला बात एक एक करके सुनना है ना। सबसे पहली बात, पब्लिक कंपनी का कुछ भी टर्नओवर हो वो स्मॉल नहीं हो सकता, फुल स्टॉप, घर जाओ। दूसरी बात, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी, या मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड बी कितना, बोलो तो डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, उसका पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़, एंड टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 40 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप, तीनों एक्चुअली, तो आप क्या हो, स्मॉल कंपनी। 2 क्लॉज 85, दैट्स इट। आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे, इसके बियॉन्ड बाकी टाइप्स ऑफ कंपनीज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन।